everyone. Welcome on our YouTube channel from कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। 29 अप्रैल 2025 की करंट अफेयर को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो डेली टू डेली करंट अफेयर क्या आ रही है उसको देखिए, उसके नोट्स बनाइए और पेपर को क्रैक कीजिए। तो चलिए 29 अप्रैल 2025 को हम देखना स्टार्ट करते हैं। It's 10 lakh health cover rolled out for the list ages 17 and above. CM upgrade parks over insurance model. बेसिकली है क्या ये? देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव चलाया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने बेसिकली आयुष्मान व्यय वंदना योजना, आयुष्मान व्यय वंदना योजना चलाई है। देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर ठीक है ना, व्यय वंदना कार्ड। आयुष्मान व्यय वंदना योजना जो है यूनियन मिनिस्ट्री यानी कि हेल्थ मिनिस्टर जो है दिल्ली के, तो सी रेखा गुप्ता जी वो यहाँ पर योजना चला रहे हैं। उस योजना के अंदर क्या कह रहे हैं? उस योजना के अंदर ये कह रहे हैं कि जो भी पर्सन दिल्ली का अबाउ 17 ईयर्स एज है उनको हेल्थ इंश्योरेंस फ्री मिलेगा 10 लाख तक का। 10 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस उनको कहीं पर भी किसी तरीके से भी उनको अगर इलाज करवाना है 10 लाख तक का, तो दिल्ली के अंदर वो फ्री रहेगा। ये जो नई सीएम हमारी रेखा गुप्ता जी बीजेपी गवर्नमेंट की, उन्होंने ये स्कीम करी है। एक्चुअल में उन्होंने ये स्कीम आयुष्मान भारत के साथ मिल करके की है। आयुष्मान भारत के अंदर जो यहाँ पे 10 लाख रुपए मिलेंगे उसमें से 5 लाख रुपए जो है वो स्टेट देगा, ठीक है, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट देगी, और 5 लाख रुपए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी अंडर द आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना। तो हम आज इसमें एक्चुअल में योजना को ही देखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हेल्थ से रिलेटेड जो हमारे पास योजना है आयुष्मान, जो ये वाली योजना है आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान पीएम, ठीक है ना, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, आरोग्य योजना। देखिए आपको पता होगा कि आपके जो आयुष्मान कार्ड बने हुए ना, आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान जो कार्ड बने हुए हैं वो इसी योजना के तहत ही बने हुए हैं। क्वेश्चन आता है इससे, बहुत बार ही पूछा जाता है, कब ये हुई थी? आयुष्मान जो ये है, ये एक्चुअल में हमारे पास लागू हुई थी 23 सितंबर 2018 को लागू होना स्टार्ट हुआ था। आई थिंक आई एम राइट। यस, ये इसी दौरान हमारे पास, नहीं, 2014 के अराउंड अराउंड हमारे पास तो होना स्टार्ट हुआ था ये लागू, ठीक है ना, आयुष्मान। हाँ जी, 2014 के अराउंड राउंड, सॉरी फॉर दिस, आई थिंक थोड़ा ध्यान नहीं होगा मेरे को, बट हाँ 2014 के अराउंड राउंड ही आपको ये चीज लागू होगी। लेकिन फिर भी आप एक बार इसको देखना देखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मेरे को ध्यान में अभी धुंधला सा है। तो चलिए, आयुष्मान जो है भारत जो पीएम योजना है, इसके अंडर क्या होता है? इसके अंडर बेसिकली 5 लाख तक का, जहां तक मैं श्योर हूँ, वैसे तो 2014 ही है, ठीक है ना, जहां तक मेरे को धुंधला याद आ रहा है, या मोस्टली है, ठीक है ना। तो आप फिर भी एक बार फिर देख के चलेंगे, नहीं तो कल मैं आपको इसको बिल्कुल बताऊंगा, या आने वाली वीडियोस में हम इसको कवर जरूर करेंगे। तो 5 लाख तक की इसके अंदर क्या है आयुष्मान के अंदर, कि 5 लाख तक का आपका जो कैशलेस इलाज होगा वो क्या होगा? फ्री होगा बेसिकली। और किसके अंडर फ्री होगा? हॉस्पिटल्स के अंडर फ्री होगा। और कौन से हॉस्पिटल होंगे? वो प्राइवेट भी हो सकते हैं और वो गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, बस अंडर रजिस्टर्ड होने चाहिए। किसके? आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के अंडर होना चाहिए। इन्हीं के साथ मिलकर के रेखा गुप्ता जी ने या दिल्ली गवर्नमेंट ने व्यय वंदना योजना बनाई है, जिसके अंदर अब व्यय वंदना कार्ड वो देना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन किसके साथ आएगा? क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्यय वंदना कार्ड किससे रिलेटेड है, कितना एज ग्रुप है, 17 ईयर्स अबव एज ग्रुप है। और आपको बता दें आयुष्मान कार्ड जो है वो मोस्टली बेसिकली गरीबी रेखा से नीचे, 2011 सेंसस के अंदर गरीबी रेखा से जो नीचे है उन्हीं को मिलता है, यानी कि जिनका बीपीएल कार्ड मोस्टली होता है उन्हीं को मिलना स्टार्ट होता है। 5 लाख तक, यानी गरीबी योजना से नीचे ये 5 लाख तक का मुफ्त इलाज उनको मिलता है, ठीक है ना। और लेकिन व्यय वंदना योजना के अंदर आप गरीबी रेखा के नीचे हो नहीं हो, कोई भी मैटर नहीं करता है। उनको केवल क्या चाहिए कि 17 ईयर्स अबाउ रहेंगे तभी आपकी सारी चीजें रहेंगे। इसमें कार्ड बनता है, इसमें आयुष्मान कार्ड बनता है, इसमें व्यय वंदना कार्ड बनता है, ठीक है ना। इनको कैसे करेंगे आप? इनको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आयुष्मान भारत ऐप के ऊपर जाइए, वहां पर आप रजिस्टर्ड कीजिए।
रजिस्टर्ड करने के बाद आप ई केवाईसी करेंगे अपनी। केवाईसी ई करने के बाद आप फॉर्म को सबमिटेड कर दिया, फॉर्म को सबमिटेड करने के बाद आपका फॉर्म सबमिटेड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आई हो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक योजना निकाली है, व्यय वंदना का योजना, जो कि आयुष्मान व्यय वंदना योजना है। इसको ध्यान में रखेंगे, पेपर में आने के चांसेस पूरे 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 हैं, आयुष्मान भारत के भी और व्यय वंदना के भी। ये भी ध्यान रखेंगे कि इसमें 10 लाख है, 5 लाख सेंटर देती है, 5 लाख स्टेट देती है, 17 ईयर्स अबव रहते हैं। आयुष्मान कार्ड के अंदर 5 लाख रहते हैं, गरीबी रेखा से नीचे होता है। अगर गरीबी रेखा से नीचे नहीं है तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों वो होते हैं। ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया ये हमारे पास होता है। पैन इंडिया में आपको बता दूं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर होता है, पैन इंडिया ये हमारे पास होता है। पूरी इंडिया के अंदर आप कहीं पर भी जा करके आप इलाज करवा सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा इस न्यूज के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट में हम चलना स्टार्ट करते हैं अपने न्यूज पे। पॉक्सो, दैट इज व्हाट? पॉक्सो केसेस कैन बी क्वैश्ड बेस्ड ऑन सेटलमेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, हाई कोर्ट। देखिए, एक तो ये पॉक्सो जो है ना, बहुत ज्यादा न्यूज में, हमारे सराउंडिंग में, इवन द एक फिल्म भी इसके ऊपर बन रही है, ठीक है ना। आई डोंट नो, मेरे को थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा उस फिल्म का नाम, बट फिल्म है पॉक्सो के ऊपर भी, अभी रिसेंटली आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगी भी। तो पॉक्सो है क्या? पॉक्सो एक्चुअल में एक लो है, जिसका क्या होता है, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंट ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। एक्चुअल में इसको क्यों लेके आया था 2012 के अंदर? इसको इसलिए लेके आया था, देखिए, हमारे जितने भी जो 18 ईयर्स बिलो जो हमारे पास रहते हैं, 18 ईयर्स बिलो, ठीक है ना, 18 ईयर्स बिलो जो हमारे पास रहते हैं, इधर इट इज अ बॉय और इधर इट इज अ गर्ल, ये दोनों के दोनों अगर इनके साथ, ये दोनों के दोनों अगर इनके साथ कोई भी सेक्सुअली असोल्ट होता है, या कोई कोई भी सेक्सुअली ऑफेंसेस होता है, या सेक्सुअली कुछ भी चीजें होती है, या उनको कुछ भी उनके बेसिकली प्राइवेट पार्ट्स को टच करना, या किसी भी तरीके से उनको अनकंफर्टेबल किया जाता है, तो पॉक्सो के अगेंस्ट ही ये काम किया जाता है। तो पॉक्सो हमारे पास यहाँ पे ये काम करता है। तो पॉक्सो में आर्टिकल वयोलेट होते हैं, कौन कौन से? आर्टिकल 15 आपका वयोलेट होगा, आर्टिकल 21 आपका वयोलेट होगा, आर्टिकल 32 आपका वयोलेट होगा। ये सारे के सारे आर्टिकल मैं आपको बता दूंगा, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। देखिए, पॉक्सो को एक तरीके से फंडामेंटल राइट के साथ जोड़ दिया गया है। अब ये न्यूज में क्यों है, बहुत ज्यादा आ रहा है न्यूज में, एक कोर्ट क्या कह रहा है? एक्चुअल में क्या था कि सपोज, एक्चुअल में होता क्या है कि सपोज करते हैं, एक फीमेल है कोई भी, और उसकी एज जो है भी 18 ईयर्स से नीचे है, और उसके साथ कोई भी सेक्सुअली असोल्ट या कोई भी सेक्सुअली ऑफेंस हुआ है, तो उसने केस करा है पॉक्सो के अकॉर्डिंग। लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है, लेकिन पॉक्सो के अकॉर्डिंग अभी भी डिसीजन नहीं आया है। और दूसरा, दोनों पार्टी मान गई हैं कि भी इस जो ये भी है, जो भी हमारे पास केस है, इसको खत्म किया जाए। इसके लिए हाई कोर्ट ये कह रहा है कि ऐसे केसेस में हम केस को एंड कर देंगे, हम केस में आगे सुनवाई नहीं करेंगे। अगर विक्टिम की शादी हो जाती है, विक्टिम शादीशुदा होता है, या उसके बच्चे हो जाते हैं, तो कहता है कि इसके ऊपर, उसके वैवाहिक जीवन के ऊपर बेसिकली क्या होएगा, गलत असर रहेगा। वहां पर वो उस टेंशन के साथ भी रहेगी, और उसके बच्चों के पास भी यह चीज गलत जाएगी। तो इसीलिए जो हाई कोर्ट है ये कहता है कि कुछ केसेस में पॉक्सो जो है, वो केसेस जो होंगे वो खत्म कर दिए जाएंगे। और वो केसेस क्या होंगे कि अगर जो विक्टिम है उनकी शादी हो जाती है, या शादी के दौरान, या वो नियर अबाउट 18 की है, या केसेस होते ही वो 18 अब हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, शादी हो चुकी है उनकी, या 18 के आसपास है, जैसे आपको भी पता है, ये कहीं पर भी 18 के आसपास थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो तो वो शादी करा देते हैं। वैसे तो ये चाइल्ड मैरिजेस लॉ के अगेंस्ट आता है, लेकिन गांव में कई बार ऐसी चीज हो जाती है, लेकिन उसकी शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी है, लेकिन फिर भी पॉक्सो के अगेंस्ट केस है, तो वो उस चल रहा है वो केस, तो उस केस को वो क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, जुर्माना लगा करके, या जो भी है राजीनामा दोनों के बीच में राजीनामा करके, या दो जो भी है दोनों के बीच में सहमति, दोनों पार्टियों के बीच में सहमति करते कि इसके ऊपर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जब हम सेक्शन 307, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर केस को भी हम बेसिकली, हम अटेम्प्ट टू मर्डर केस को भी हम ये देखते हुए कि भाई लाइफ सबकी आगे चलनी चाहिए, हम खत्म कर देते हैं केसेस को, तो आप हम इस केसेस को भी बेसिकली क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन कुछ केसेस में पॉक्सो के केस बिल्कुल भी खत्म नहीं रहेंगे। कौन से केसेस में? कि अगर रेप केस है छोटा, ठीक है ना, रेप केस का मतलब क्या है कि ब्रुटैलिटी से रेप केस है, और सोसाइटी
के ऊपर उसका एक गलत इम्पैक्ट जा रहा है, तो उसके अंदर इस केस के अंदर सज़ा सुना ही जाएगी। डिसीज़न होगा ही होगा इस केस के अंदर। तो पॉक्सो को आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि पॉक्सो जो है प्रिवेंट ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के अंदर आया था। 18 साल से नीचे लड़के और लड़कियों के लिए है, फंडामेंटल राइट से जुड़ा गया है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, जिसमें आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32 ये सारे के सारे होते हैं, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। जिसमें आर्टिकल 15 की बात करूँ तो आर्टिकल 15 हमारे पास बेसिकली डिस्क्रिमिनेशंस के ऊपर आता है, और आर्टिकल 15 तो आपका आपके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है आर्टिकल 15 के ऊपर, और आयुष्मान खुराना की। तो ऐसे ही आर्टिकल 32 हमारे पास है, आर्टिकल 21 हमारे पास है। तो इन आर्टिकल का उल्लंघन अगर आपके पास होता है तो पॉक्सो के अगेंस्ट केस दर्ज होता है, और पॉक्सो के अंदर अगर केस दर्ज होता है तो मिनिमम 3 साल की सजा होती है, नॉन बेलेबल हमारे पास रहता है, और उसके साथ साथ ये सजा आजीवन कारावास तक पहुंच सकती है, और 10 लाख तक जुर्माना, और जुर्माना भी बहुत बड़ा हो सकता है। और डेथ पेनल्टी तो वो देखी जाती है कि कितना बड़ा उसका ऑफेंसेस उसके अंदर हुआ है। तो आई होप आपको ये पॉक्सो से रिलेटेड न्यूज़ को आपको पता चला होगा कि हाई कोर्ट क्यों इस मामलात के ऊपर बहुत ज़्यादा बोल रहा है, और पॉक्सो हर दूसरे दिन आता रहता है, क्योंकि केरला के अंदर विक्टिम्स जो होती है, केरला के अंदर ये सारी चीज़ें हाई कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पे जाना स्टार्ट करते हैं। दिस द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट्स द पद्म अवार्ड टू 71 पर्सनैलिटीज। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने पद्म अवार्ड दिया है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको अवार्ड्स ही बताता हूँ इंडिया के। देखिए, अवार्ड्स जो है इंडिया के 1900 अवार्ड जो इंडिया के 1954 में देने स्टार्ट किए थे, ठीक है ना, 1954 में देने स्टार्ट किए थे। क्यों? ताकि हम अपने सिटीजन्स का प्रोत्साहन कर सके, हम अपने सिटीजन्स के द्वारा किए गए अच्छे काम को हम सराहना कर सके, उन अवार्ड दे सके। हम जो भी अपने लाइफ के अंदर फैक्चुअल तरीके से सही तरीके से चलता है, तो उनको हम बेसिकली सपोर्ट कर सके, उनके कामों को हम आगे बढ़ा सके, और लोगों को भी दिखा सके कि किस तरीके से किया जाता है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो भारत रत्न होता है, ठीक है ना? भारत रत्न अवार्ड होता है। भारत रत्न जो होता है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि भारत रत्न जो हमारे पास है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। सबसे पहला जो भारत रत्न था, फर्स्ट जो भारत रत्न था वो सीवी रामन को मिला था, सीवी रमन को मिला था, रामन इफेक्ट के लिए मिला था। साइंटिस्ट थे हमारे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे सीवी रमन, फर्स्ट हमारे पास ये था। और अगर मैं फेमस पर्सनैलिटी की बात कर लूं तो जहां तक मैं गलत नहीं हूं, जो हमारे रतन टाटा जी है उनको भी भारत रत्न मिला हुआ है, आई होप, ठीक है ना। और जो सचिन तेंदुलकर जी है, सचिन तेंदुलकर जी, उनको भी भारत रत्न मिला हुआ है। महात्मा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सभी को भारत रत्न मिला हुआ, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला हुआ है। पहले नंबर पे भारत रत्न आता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है पद्म, हमारे पास आता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण अवार्ड आता है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है पद्म भूषण, पद्म भूषण। और चौथे नंबर पे हमारे पास आता है पद्म श्री। ये ध्यान रखेंगे, पद्म श्री हमारे पास आता है। पद्म विभूषण मोस्टली सबको दिया, ये सबसे ज्यादा दिया जाता है। ये क्या किस लिए होता है? किसी क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए, यानी कि अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर एक ऐसा कार्य करते हैं जो कि बहुत कठिन होता है, तो पद्म श्री हमारे पास दिया जाता है। पद्म भूषण भी ये यूनिक कैटेगरी के अंदर दिया जाता है। आप यूनिक कार्य के अंदर, यानी कि सबसे हट करके अलग, जैसे कि आप जंगल में जा करके आप पेड़ लगाना स्टार्ट करेंगे, तो वो किसी के वैसे ऐसे आसान कार्य नहीं रहता है कि आप वहाँ पे जंगल में जा रहे हैं, आप वहाँ पे रह रहे हैं, आप वहाँ पे काम पेड़ लगा रहे हैं या प्रकृति को बचा रहे हैं, तो उसमें पद्म विभूषण हमारे पास पद्म भूषण दिया जाता है। इसी तरीके से हमारे पास पद्म विभूषण दिया जाता है। आपको ये नहीं आएगा कि किस कैटेगरी में कैसे दिया जाता है, लेकिन आपका ये जरूर आएगा कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे पास भारत रत्न होता है, उसके बाद पद्म विभूषण होता है, और पद्म भूषण हमारे पास होता है। चलिए, द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो हमारी प्रेसिडेंट है इंडिया की, उन्होंने आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारी दूसरी महिला प्रेसिडेंट है। पहली हमारे पास जो थी वो हमारे पास प्रतिभा पाटिल जी थी। फर्स्ट शायद इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी से थी, और सेकंड जो हमारे पास है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। और एक और बात बताता हूँ, पहली एसटी, द्रौपदी मुर्मू जी पहली एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब से आने वाली पहली प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो हम आगे करना स्टार्ट करते हैं कि जो पद्म विभूषण है वो बेसिकली किन्हें किन्हें मिला है।
जो अगर मैं पद्म विभूषण की बात करूं जो हमारी है वो लक्ष्मी, हमारे जो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी को मिला है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जी को डॉक्टर ध्रुव नागेश्वर रेड्डी जी को मिला है। नागेश्वर रेड्डी जी को मिला है, ठीक है ना। ध्रुव ध्रुव नागेश्वर रेड्डी जी को मिला है। एमटी वासुदेव नायर जी को मिला है। पद्म विभूषण की बात करूं, पद्म विभूषण में एक चीज, एक नाम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, रविचंद्र अश्विन। रविचंद्रन अश्विन एक क्रिकेटर है, ठीक है ना। राइट आर्म स्पिनर है हमारे पास, और अभी रिटायर्ड हुए हैं इंडिया के टेस्ट टीम से, और शायद सभी टीमों से रिटायर्ड हो चुके हैं। तो रविचंद्र अश्विन का नाम आना बहुत बहुत पेपर में हो सकता है, क्योंकि एक फेमस पर्सनैलिटी के तौर पर आते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास पवन कुमार जी और राम लक्ष्मीपति राम सुबाया, लक्ष्मीपति राम सुबाया को भी मिला है हमारे पास। और ऐसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नाम कौन सा ध्यान रखना है, रविचंद्रन जी का नाम बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कौन कौन से हमारे पास अवार्ड होते हैं, कौन से नाम हमें याद रखने हैं, ठीक है ना। एक तो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी को याद रखेंगे, एक रविचंद्र अश्विन जी को भी याद रखेंगे। तो ये इनके नाम आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हमारे पास हो जाते हैं। तो 71 पर्सनैलिटीज को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। और चलिए हम अब आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं अपने। तो AFC, दिस इज AFC अंडर 20 वुमेन्स एशिया कप क्वालिफायर्स ग्रुपिंग अनाउंस्ड। तो सबसे पहले तो एशिया कप जो फुटबॉल है, बेसिकली ये न्यूज है फुटबॉल से। फुटबॉल है जो एशिया कप है वो अनाउंस हो गया है फुटबॉल का। वहां पर फुटबॉल के एशिया कप है कि वुमेन्स की टीम वहां पे खेलने जाएगी। बेसिकली ये कहाँ, म्यांमार या वहां पर होने वाला है, इंडोनेशिया म्यांमार और ग्रुप डी के उसमें होने वाला है, मतलब कि इन सिटीज में होने वाला है। चलिए ये तो फुटबॉल के ऊपर है। फुटबॉल के ऊपर मैंने ये न्यूज क्यों उठाई है, ताकि मैं फुटबॉल के ऊपर आपको कुछ करंट तैयार करके दे सकूं, कुछ स्टैटिक जीके आपको तैयार कर सकूं। सबसे पहले तो फुटबॉल के अगर मैं सबसे बड़े वर्ल्ड कप की बात करूं तो फीफा जो हमारे पास है वो सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होता है। हुआ कब था, 2022 के अंदर हुआ था। हुआ कहाँ पे था, कतर के अंदर हुआ था। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल, हाँ, एसएससी सीएचएसएल के अंदर, सीएचएसएल के अंदर और सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये 2022 से नहीं, 2023 में आया था। ये 2023 एसएससी सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था, कतर के अंदर ये आया था। और आपको फीफा के ऊपर एक बात बता दूं, ठीक है ना। फीफा कतर के अंदर हुआ था, इसमें जीता कौन था, इसमें जीता थी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इसके अंदर जीती थी, और अर्जेंटीना लियोनेल मेसी की टीम है, ठीक है ना। और हराया किसको था, हराया था इन्होंने फ्रांस को हराया था। कब होगा अब ये होगा 2026 के अंदर। कितने साल के बाद होता है, 4 साल के बाद होता है हमेशा, ठीक है ना। और कहाँ होगा, ये होगा यूएसए के अंदर, ये होगा कनाडा के अंदर, और ये किसके अंदर होगा, और ये होगा मैक्सिको के अंदर। मैक्सिको के अंदर ये तीन सिटी मिल करके इसको वो क्या करेंगी, जैसे वहां पर कतर ने किया था, तो ये तीन सिटी मिल करके इनको क्या करेंगी, होस्ट करना स्टार्ट करेंगी। तो अगर इंडिया की बात कर लूं तो फीफा जो हमारे पास है, फीफा वर्ल्ड कप मेंस का भी होता है, फीफा वर्ल्ड कप वुमेन्स का भी होता है। ऐसे हमारे पास एशिया वर्ल्ड कप होता है, ऐसे हमारे पास यूएस ओपन, बहुत से हमारे पास वर्ल्ड कप हमारे पास होता है। लेकिन फीफा हमारे पास ध्यान रखने वाली बात है फुटबॉल के अंदर। और सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाले इंडियन फुट, ये तो इंटरनेशनल थे हमारे पास, इंडियन फुटबॉल कप आपके पास पेपर में आते ही आते हैं कि इंडियन फुटबॉल के अंदर कौन कौन से कप हमारे पास होते हैं। सबसे पहले तो आज आपको समझ में आते हैं आईएफएस या इंडियन फुटबॉल प्रीमियर लीग जो हमारे पास है वो हमारे पास है, जिसे हम आईएसएल भी कहते हैं। एक तो वो प्राइवेट लीग जो हमारे पास है यहाँ पे चलती है। दूसरा हमारे पास कौन सा चलता है, एक ये ध्यान रखेंगे, दैट इज कॉल्ड धुरंध कप। आता है पेपर में, पहले पहले बता रहा हूँ आपको, धुरंध कप जो हमारे पास है वो आता है पेपर में। सुपर कप हमारे पास होता है। और कौन सा हमारे पास होता है, संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी आता है, बच्चे हॉकी करके जाते हैं संतोष ट्रॉफी। और ये फुटबॉल के अंदर होता है सुब्रोतो कप। सुब्रोतो कप भी हमारे पास फुटबॉल के अंदर होना स्टार्ट है। ये चारों कप आप भूलना नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि पेपर में यहीं से आना स्टार्ट होता है। देखिए इसको याद करने के लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक भी लाया हूं। तो इसके के लिए क्या करेंगे, इसके लिए कहेंगे कि संतोष ने सुब्रोतो से सुपर कप के अंदर, संतोष ने सुब्रोतो से कप के अंदर सुपर कप के अंदर सुपर कप के अंदर सुपर कप के अंदर फुटबॉल जितनी जितनी दवाई मंगाई, ये दवाई दी से दवाई मंगाई, दवाई मंगाई। देखिए ध्यान से, संतोष सुब्रोतो
सुपर कप, संतोष सुब्रतो सुपर कप फुटबॉल से रिलेट करते हैं और दवाई मंगाई। तो आप इस ट्रिक को याद रखेंगे, तो जैसे आप इस ट्रिक को याद रखेंगे, आप कभी भी फुटबॉल से रिलेटेड इन कप्स को नहीं भूलेंगे। फीफा तो सबको याद रहता है, लेकिन ये कभी भी याद नहीं रहते हैं। दुरंत कप जो डी है, दवाई है, वहां से दुरंत कप आएगा, ठीक है ना। और जो हमारे पास सुपर कप है, संतोष ट्रॉफी है, एंड सुब्रतो हमारे पास है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, और ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप कोई भी एग्जाम दे लेंगे, आप एसएससी दे लेंगे, आप रेलवे दे लेंगे, आप कोई भी एग्जाम दे लेंगे, चाहे आप जेएनयू का दे लीजिए, चाहे आप एमडीयू का दे लीजिए, या आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्लरिकल का दे लेंगे, कोई भी एग्जाम आपको देंगे, तो उन एग्जाम्स के अंदर ये आता ही आता है स्टैटिक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस ट्रिक को लिख लीजिए, इस ट्रिक को याद कर लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए जी हाँ, ये आप फोटो देख रहे हैं। कहते हैं कि जुनून होना चाहिए करने का, उम्र कुछ नहीं होती। तो ये जो हमारे पास है वैभव सूर्यवंशी जी, वैभव सूर्यवंशी जी, ये मात्र 14 साल के हैं, और आईपीएल हिस्ट्री के अंदर राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें खरीदा था 1 करोड़ के अंदर। और मात्र 14 साल के हैं, और उन्होंने 14 साल की उम्र में 38 बॉलों के ऊपर 101 यानी कि सेंचुरी बना दी अपने। कल जो मैच हुआ था, कल मैच के अंदर जो जीटी गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स का जो मैच हुआ था, उसके अंदर बेसिकली वैभव सूर्यवंशी ने 38 बॉल में 101 रन बना करके मैच को एक तरफा कर दिया। और छोटी सी बहुत ही कम उम्र में सबसे ऐसा बहुत ही, मैं ये कहूंगा कि सबसे कम उम्र के सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर ये हमारे पास बन गए हैं आईपीएल के। तो इन्होंने एक रिकॉर्ड किया है। इस रिकॉर्ड के हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाते हैं। तो इस पर्सनैलिटी के हिसाब से इनका भी नाम पेपर में आना बनता ही बनता है, कि अगर कभी भी पेपर में वैभव सूर्यवंशी का नाम आए, तो आपको टिक करना है क्रिकेट से रिलेटेड। आगे ये बात समझ में आपको, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। आप डेली करंट को देखते रहिए, आप अपने नोट्स को बनाते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और बहुत से एग्जाम आ रहे हैं, मैं कुछ एक वीडियोस कुछ एग्जाम्स की डालूंगा, जैसे कि एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आपका निकल चुका है। आने वाले समय पे आपको एसएससी का भी आपको मिलेगा, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और कई एग्जाम्स है हमारे पास जो रहेंगे आने वाले। तो ये करंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जो सीएसआईआर का क्लरिकल का जो अभी है स्टेनोग्राफर का, उसके अंदर भी ये करंट को अगर आप फॉलो करेंगे, तो आपके चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। देखिए अभी जो पीछे पेपर हुआ था सीबीएसई का, उसमें भी हमारी करंट से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चंस थे। अभी करंट केवल केवल और केवल अभी करंट कुछ ही हुई है, और वहां से भी 5 से क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। तो सपोज कीजिए कि जब आप डेली करंट को इसको फॉलो करेंगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। धन्यवाद। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए ब्रह्म कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज के साथ। धन्यवाद।